अगले दिन डिम्पी टिपिकल बहू की एक्टिंग जारी रखती है, जहां रचित फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। डिम्पी उसके लिए कपड़े निकाल देती और उसके साथ मैचिंग रुमाल वॉच बेड पर रखी चली जाती है। रचित थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है और फिर से डिम्पी की निकाली गई कपड़ों पर उसकी नजर जाती है, लेकिन वो उन कपड़ों को नहीं पहनता। वो दूसरे कपड़े निकालता है और उसे पहनकर तैयार होकर नीचे जाता है। रचित को नीचे आते देख डिम्पी सोचने लगी, अरे इसने आज मेरे निकाले हुए कपड़े क्यों नहीं पहने, शायद पसंद नहीं आए होंगे। कोई बात नहीं, कल मैं पसंद की कपड़े निकाल दिया करूंगी। सोचती हुई वो नाश्ता टेबल पर लगाने लगी। डिम्पी रचित की प्लेट पर पोहे डालती है। रचित एकदम से हाथ आगे रखकर उसे रोक लेता है। मुझे पोहे नहीं खाने, मैं कुछ और खा लूंगा। ओके आप बताओ, मैं बना देती हूँ, डिम्पी ने कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से ले लूंगा, रचित डिम्पी को दबी आवाज में कहता और टेबल से ब्रेड और बटर उठाकर खाने लगता। रचित के ऐसे कहने पर डिम्पी का मन उदास हो गया, क्योंकि उसने अपने हाथों से पोहे बनाए थे, वो भी सरला जी की रेसिपी वाली। सरला जी डिम्पी का उतरा हुआ चेहरा देखकर आंखों में आश्वास देती हैं। डिम्पी रचित की बातों को इग्नोर कर उसके पास नाश्ता लेकर बैठने को जाती, तभी रचित अपना नाश्ता खत्म किए सरला जी के पैर छूकर ऑफिस के निकलने को होता। जाते हुए वो डिम्पी से कहकर जाता, तुम रिका के साथ ऑफिस आ जाना, कपूर इंडस्ट्रीज के पेपर्स पर तुम्हारे साइन के साथ तुम्हें ऑफिस का सीईओ बना दिया जाएगा। सो टाइम पर रिका के साथ ऑफिस पहुंच जाना, कहते हुए रचित अपना कोट लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। डिम्पी इससे पहले कि रचित से कुछ कह पाती वो जा चुका था। डिम्पी को समझ नहीं आया वो कैसा रिएक्ट करे। तभी रिका भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। रचित ऑफिस चला गया, रिका ने आते हुए ही पूछा। हाँ बेटा, रचित ऑफिस चला गया और बहू को तुम्हें साथ ले जाने को कहा। कह रहा था बहू को कुछ साइन चाहिए ऑफिस के पेपर्स पर, सरला जी ने रिका को कहा। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया, रचित ने, रिका ने कहा। हो सकता है ऑफिस में बता दे, तो चले, आई एम रेडी, डिम्पी ने कहा। ओके लेट्स गो, रिका ने कहा और वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस जाकर रिका को पता लगा कि रचित कॉन्फ्रेंस हॉल में है। वो डिम्पी को लेकर वहीं चली गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑफिस के सभी एम्प्लॉयर्स भी थे। शायद रचित कुछ अनाउंस करने वाला है, रिका ने मन ही मन कहा। रचित रिका के साथ डिम्पी को देखकर अपना अनाउंसमेंट शुरू करता। हेलो गाइस, आप सभी यही सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक से कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग क्यों बुलाई। दरअसल एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए। हाँ, आज से कपूर इंडस्ट्रीज की मालिक और हेड मिस देवयानी कपूर होगी, साथ ही आप सभी की नई बॉस। रचित की अनाउंसमेंट सुनकर सभी एम्प्लॉयर्स एक दूसरे को देखने लगे और तालियों की गड़गड़ाहट बहुत बाद में शुरू हुई। रचित कपूर सर की बेटी को ऑफिस की नई बॉस बना रहे हैं। अब ये तो होना ही था, रचित सर यूएस कंपनी के इतने बड़े मालिक है, भला यहाँ इंडिया में क्यों रहेंगे। कुछ ऑफिस के एम्प्लॉय बातें बनाने लगे। इन सब के बीच डिम्पी का चेहरा हैरानगी भरा था। वही रिका को भी कुछ समझ नहीं आया, आखिर रचित अचानक से अनाउंस कैसे कर दिया, जबकि उन दोनों के बीच कुछ और ही बातचीत हुई थी। मिस देवयानी कपूर कम, रचित डिम्पी को स्टेज पर बुलाता है। डिम्पी अभी भी शॉक में ही थी। वो रचित के पास स्टेज पर जाती है, जहां रचित ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स खोले बैठा था। इस पर सिग्नेचर कर दो और फिर लीगली तुम कपूर इंडस्ट्रीज की मालिक हो जाओगी। रचित के ऐसे कहे शब्द डिम्पी को तीर की तरह चुभ रही थी। पर इतनी जल्दी भी क्या थी इन सब की, डिम्पी ने कहा। क्योंकि मुझे अब यूएस जाना होगा, रचित ने कहा। डिम्पी आखिरी साइन करती हुई रुक गई, तब तक तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। रचित का ऐसा कहना डिम्पी को अंदर तक झकझोर डाला था। उसके हाथ वही पेपर्स पर रुके हुए थे और उसकी नजर रचित पर अवाक सी देखती रही। डिम्पी का यूं इस तरह देखना रचित को हैरत में डाल रहा था। वो एक नज़र स्टेज के नीचे जाती है, जहां सभी उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी रचित हल्की सी आवाज में डिम्पी को कहता, मिस देवयानी सिग्नेचर कंप्लीट करो। रचित के कहने पर डिम्पी का ध्यान वापस पेपर्स पर जाता। वो फिर से सिग्नेचर करने लगी और रचित को पेपर्स सौंपकर वो फौरन ऑफिस से बाहर मेंशन के लिए निकल गई। रचित जाती हुई डिम्पी को देखता रहा और उन सिग्नेचर को
उसमें डिम्पी के सिग्नेचर के अलावा कुछ और भी थे, उन पेपर्स पर गीली स्याही जो डिम्पी के आंखों से उतरकर पेपर्स पर गिर पड़े थे। डिम्पी ऑफिस से सीधे घर पहुंचती हैं और घर पहुंचते ही सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती हैं। उसे रचित की बातों से बहुत ठेस पहुंची थी, जिसे वो खुद भी नहीं जानती कि क्यों उसकी यूएस जाने की खबर सुनकर ही उसका दिल टूट सा गया है। और इस तरह सोचते हुए वो खुद को रोक न सकी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम के सभी एम्प्लॉय बाहर चले जाते हैं। अब सिर्फ रचित वहां रह जाता है। रिका रचित के सामने आकर उससे कहती, रचित, तुमने आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में पहले क्यों नहीं बताया और अचानक से तुमने अनाउंस कर दिया। ये तो बहुत दिनों से ही सोच रहा था। जब मुझे यहाँ रहना ही नहीं तो यहाँ का काम जल्दी से निपटा देने में ही भलाई है। रचित ने सपाट भाव से कहा, पर तुम्हारा और डिम्पी के डिवोर्स में अभी टाइम है, फिर तुम यूएस कैसे जा सकते हो? रिका ने कहा, डिवोर्स हो जाएंगे कल ही, इसकी तुम चिंता मत करो, बस अपना सामान पैक करो यूएस के जाने के लिए। रचित रिका से चेहरा घुमाते हुए कहा, और डिम्पी, क्या तुमने उससे पूछा वो डिवोर्स चाहती भी है या नहीं? रिका ने कहा, उसके चाहने पर ही ये सब हो रहा है। उसे ये ऑफिस चाहिए, मैंने उसके नाम कर दिया। उसे डाइवर्स चाहिए, अब मैं वो भी दे दूंगा उसे। रचित ने दबी आवाज में कहा, जैसे ये कहते हुए उसे भी तकलीफ हो रही थी। तो तुम जानते ही नहीं कि वो क्या चाहती है? रिका ने जोर देकर कहा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो रिका। रचित ने घूरते हुए रिका की ओर देखकर कहा। यहाँ सरला जी को डिम्पी के आने की खबर मिलते ही उससे मिलने उसके कमरे में चली जाती हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो सोचती है, बहू घर आ गई, लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे में ऑफिस से आकर ही मुझसे मिलने चली आती हैं और आज ऊपर से कमरा भी बंद कर दिया है, कहीं तबीयत तो ठीक नहीं उसकी? पूछती हूँ, बहू दरवाजा खोलो बेटा। क्या तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? डॉक्टर को बुला दूं? रचित से कहकर। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, रचित को बुलाने की जरूरत नहीं, डिम्पी ने दरवाजा खोलते हुए कहा। सरला जी उसकी सुनी आंखों को देखकर कहा, क्या बात है, क्या ऑफिस में कुछ हुआ? कही रचित ने तो, वो यूएस जा रहा हमेशा के लिए, इसलिए उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देने के लिए ऑफिस में बुलाया था। डिम्पी बहुत मुश्किल से कह पाई थी, उसकी आवाज भराई हुई सी थी। सरला जी और डिम्पी कमरे के अंदर बैठे थे। डिम्पी चुप थी और सरला जी को उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अचानक से उठी। बस बहुत हुआ, अब रचित की मनमानी नहीं चलेगी। क्या लगा रखा है, यूएस जाना है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी और न ही तुम दोनों का डिवोर्स होगा। पर कैसे आंटी जी? रचित तो पूरी तरह अपनी जिद में अड़ा है कि उसे यूएस जाना ही है। डिम्पी ने उदासी से कहा, तो तू भी जिद पर अड़ जाओ कि ये डिवोर्स किसी भी हालत में नहीं होगी और न वो यूएस जाएगा। सरला जी ने कहा, मैं कैसे जिद पर अड़ सकती हूँ? डिम्पी ने कहा, मुझे मेरी पहली वाली डिम्पी बहू चाहिए, वही जिससे मैं पहली बार मिली थी। सरला जी ने डिम्पी की ओर देखकर व्यंग से कहा। रचित और रिका दोनों साथ में ऑफिस से घर आते हैं। रचित का चेहरा अभी भी वैसे ही शक बना हुआ था जैसे ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में था। रचित आगे आगे था और रिका उसके पीछे पीछे आ रही थी। रचित अपने कमरे में चला गया। रचित फ्रेश होकर कमरे से बाहर डाइनिंग टेबल पर आया, जहां पहले से डिम्पी टेबल पर खाना रख रही होती। उसे इस तरह फिर से घर के काम करता हुआ देख रचित की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि रचित को लग रहा था कि डिम्पी अब टिपिकल बहू वाली एक्टिंग को छोड़ देगी। लेकिन उसे क्या पता, डिम्पी के दिमाग में कुछ और ही पक रहा था। तभी सरला जी आ गई और रचित को देखकर कहा, रचित वहां क्यों खड़ा है, यहाँ आओ बैठो। रचित के बैठते ही डिम्पी खाना सर्व करने लगी। सर्व करते हुए डिम्पी कहती गई, आज मैंने खास आपके लिए पालक पनीर और पनीर के पराठे बनाए हैं। क्योंकि रोज रोज की गोभी के पराठे खाया आप बोर हो गए होंगे, इसलिए आज कुछ चेंज करने का सोचा मैंने। बहुत अच्छा सोचा तुमने बहू, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सरला जी खाते हुए खाने की तारीफ करने लगी। रचित बिना कुछ कहे खाना खाकर अपने रूम में चला गया। उसके रूम में जाते ही डिम्पी थोड़ी देर के बाद कमरे में दूध लेकर हाजिर हो जाती है। रचित उसे देखकर कहता, तुम्हें अब ये टिपिकल बहू वाली एक्टिंग करनी छोड़ देनी चाहिए।
क्योंकि तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल ही गया होगा, वैसे भी कल हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, तो अब ये सब एक्टिंग करना बंद कर दो। फिलहाल अभी हमारी डिवोर्स हुई नहीं है, और अगर आपको ये एक्टिंग लगता है तो वही सही। डिम्पी ने कहा। अच्छा, तो तुम ही बताओ किस लिए ये सब कर रही हो? क्या तुम्हारा मन बदल गया है? क्या तुम अब मुझसे डाइवोर्स नहीं चाहती? रचित ने उसकी बाह थामे हुए डिम्पी की आंखों में देखकर कहा। डिम्पी के कुछ कहते नहीं बना, जैसे उसके शब्द गले में ही अटके रह गए हो, वो रचित की आंखों में खोने लगी। तभी रचित ने उसे खुद से दूर कर दिया। तुम इतनी चीख जो सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। इतने दिनों से बहू होने की एक्टिंग तुमने इसलिए की ताकि तुम्हें तुम्हारा ऑफिस मेंशन परमानेंटली चाहिए थी, तुम्हें डर था कहीं मैं ये सब लेकर यूएस न चला जाऊं, राइट? रचित ने दांत पीसते हुए कहा। डिम्पी हैरानगी से रचित को देखती रही, उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था जो आज रचित कह रहा था। सो सब कुछ तो तुम्हें दे दिया और कल तुम्हें डिवोर्स भी मिल जाएगा, फिर तुम आजाद हो जाओगी, हैप्पी? रचित ने डिम्पी के चेहरे को देखकर कहा, जो इस समय गुस्से से तमतमाया हुआ था। क्या कहा तुमने? मैं चीप हूँ? मैंने ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए किया। ओके फाइन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही। अब तुम भी याद रखो, मैं तुम्हें डिवोर्स देने से रही, जो चाहे कर लो। वॉट आर यू सीरियसली? रचित ने शॉक्ड होकर कहा। येस आई एम सीरियसली। और इतनी जल्दी तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। डिम्पी ने रचित के चेहरे के सामने आकर कहा। ये क्या तुम्हारा नया नाटक है? अगर ऐसा है तो तुम्हारी सारी एक्टिंग कंपनी यही बंद करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें डिवोर्स देना ही होगा। रचित ने भी उसी तरह कहा। ओके, अब कल कोर्ट में ही फैसला होगा डिवोर्स कैसे होता है। डिम्पी ने रचित को खा जाने वाली आंखों में देखकर कहा। रचित डिम्पी से ज्यादा न बहस करके बेड की दूसरी साइड पर लेट जाता और डिम्पी दूसरी साइड पर। थोड़ी देर में डिम्पी नींद में करवट बदलती, उसे ठंड लगने लगी थी। उसने आंखें खोलकर देखने पर रूम की खिड़की खुली हुई थी और रचित बेड पर नहीं था। उसने दरवाजे की तरफ देखा जो खुला हुआ था, और बाहर से किसी की खिलखिलाने की हंसी सुनाई पड़ रही थी। डिम्पी उठकर खिड़की के पास गई, जहां उसने देखा रचित और रिका दोनों साथ में गार्डन में थे। डिम्पी की त्योरिया चढ़ गई। ओह, तो इसका मतलब मिस्टर रचित रिका के लिए, मुझे डिवोर्स के लिए मरा जा रहा था। और इसमें कोई शक नहीं कि ये रिका ही रचित को डिवोर्स के लिए उकसा रही है ताकि वो इस मेंशन में राज कर सके। डिम्पी ने घूरते हुए रिका और रचित को देखा। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।